नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम। मैं नंद किशोर कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नंद किशोर अकेडमी पर। तो गाइस, आज के क्लास में थोड़ा सा जो आपका बातचीत का यानी कि पिछले वीडियो में हम आपसे माफी चाहेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में जो थोड़ा सा क्या हुआ था, बीच में टेक्निकल इशू आ गई थी, जिसके कारण पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन नहीं हो पाया था। जिसके कारण क्या हुआ था गाइस, हम बीच में ही वीडियो रुक गया था, ठीक है ना। उसके कारण तो थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, इसी वजह से हमने वहां से थोड़ा सा आज के क्लास में शुरू कर देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए, हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा कर लेंगे, बस थोड़ा सा बचा हुआ है गाइस। देखिए, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। यूरोप, खास करके यूरोप के लोगों में क्या है, बात करने का हुनर है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों में इससे नहीं पाते, यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बढ़ गया है कि वहां पे न बातचीत और न ही स्पीच को, ठीक है ना। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है, यानी कि इसकी पूर्ण शोभा कला प्रवीण, यानी कि प्रवीण विद्वान मंडली जो करते हैं वो लोग ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। हाँ, क्या बात बोलते, क्या सुनाते हैं, क्या बात बोलते हैं, इस तरह के, यानी कि वहाँ के जो उसका मंडली होते हैं, जैसे हमारे यहाँ भजन मंडली, कीर्तन मंडली, ठीक है ना, ये मंडली होती है, उसी प्रकार से वहां से प्रसंग छेड़ने वाले, बातचीत करने वाले एक मंडली होते हैं। सुरहित गोष्ठी इसी का नाम है, और सुरहित गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट नहीं एक बात भी प्रकट न हो। यानी कि बातचीत का इस तरह का एक मंडली होता है सुरहित गोष्ठी, यानी कि जो उसके मन में, हमारे यहाँ कुछ गाते तो गाने के प्रति कि हम इतना अच्छा सिंगर है, इतना अच्छा गाते, इतना अच्छा बोलते हैं, लेकिन वहां पे कोई भी उसके प्रति घमंड या एटीट्यूड वगैरह नहीं आता है। चलिए देखेंगे। वर्ण क्रम में रासभास, रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरकते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं, और सर रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, यानी कि जो क्या होता है, वहां के जो एक रस होता है, एक भाव होता है, भावना होता है, उसमें क्या होते हैं, ये अपने बातों को छोड़ते हैं। जहाँ पे हमारे पंडित, मतलब कि हमारे यहाँ क्षेत्रीय भाषा में पंडिताई कहते हैं, या फिर यानी कि शास्त्रार्थ कहते हैं। कभी अबेगा ही नहीं, मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उसकी नीरस काव काव में सरस संलाप की चर्चा की चलना व्यर्थ है, वरन कपट और एक दूसरे को अपने ही पांडित के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री यहाँ बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। यानी कि हमारे यहाँ जो है, खास करके वहां पे क्या होता है, वहां पे समझिए कंपटीशन होता है कि हाँ कौन अच्छा बात करता है। जैसे हमारे यहाँ दुगोला वगैरह होता है, या फिर दो सिंगर आते हैं, दोनों में ताल छड़वा देता है, सिंगर आते हैं, या बातचीत करने में कि कौन सा सबसे ज्यादा बोलता है, अच्छा बोलता है, इस तरह का। तो यानी कि साथ आपको मिले। घंटे भर तक काव काव करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्य उसकी जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सार गर्भित होती होगी। अनुभव और दूरंदेशी न खाली होगी, और न 25 से नीचे की बातचीत। यद्यपि अनुभव और दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता, पर इसमें एक प्रकार की ऐसा विधा दिल बहलाव और ताजगी रहती है, जिसकी मिठास उसमें 10 गुनी चढ़ी बढ़ी होती है। यानी कि 25 से ऊपर वाला बात में क्या होता है, अनुभव होता है। 25 वर्ष के ऊपर जो बातचीत करते हैं ना, उनमें अनुभव होता है, लेकिन 25 से नीचे वाले की क्या होती है, अनुभव नहीं, उसमें खाली मजेदार बातें होती है, मिठास बातें होती है, जिसको सुनने में केवल मजा आता है। यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है, जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता होती है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए, जो किसी तरह का संभव नहीं है। यानी कि इसमें कभी बातचीत करने के लिए दूसरा व्यक्ति का होना जरूरी है, अगर नहीं हो तो यह बातचीत संभव नहीं है। जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे, या हमें जाकर दूसरे को कृतार्थ करे। यानी कि यह दो ही तरह से संभव हो सकता है। या तो कोई हमसे आए, ठीक है, जिसे बहानेबाजी करके, जैसे मैंने अरे जिसे होता है ना गाँव में, अच्छा बहुत दिन से नहीं मिलते तो इधर से पास कर रहे थे तो सोचे कि चलो मिल लेते फलन से, तो सब जो एक बतियाने का जरिया हुआ। तो यानी कि किसी के यहाँ जाके हम ही करते हैं, या फिर कोई आके हमको कृतार्थ करते हैं।
पर यह सब तो निदायरी जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे हैं उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अगर कोई महाशय पधार गए तो उनको बढ़िया से सेवा सत्कार इज्जत नहीं हुआ तो लगेगा कि वो ठीक है कुछ त्रुटि रह गया। अगर हमें उनके यहाँ गए हो तो पहले तो बिना लाए जाने किया नदर का मूल और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव किया गया तो मानो दूसरे कार का नया घाव हुआ। यानी कि हम जाते किसी के यहाँ तो अगर पहले ऐसे छोड़िए कोई दिक्कत ना, जिस वाले नाश्ता मंगा दे, पानी मंगा दे, चाय मंगा दे, ना रह दीजिए ऐसी आ गए थे चलिए कोई दिक्कत। और अगर नहीं वो मिला तो दूसरा क्या होता है, फलाना ही गए तो इज्जत हाल नहीं करता है, कुछ बोलवे नहीं करता, ना चाय पूछा ना पानी पूछा, इस तरह का बहुत सारा। ठीक है ना, इसलिए सबसे उत्तम प्रकार की बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम सबसे उत्तम बातचीत करने का यह है कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके जो अपने आप पर बात कर लिया करे। यानी कि हमको सबसे उत्तम शक्ति क्या है, जो अपने आप से बात कर लिया करे। ठीक है ना, हमारी भीतरी मनोवृत्ति पर शिक्षण नए रंग दिखाया करती है। हमारे अंदर में तरह के अरे ये चीज सोचेंगे तो ये होगा, ये सोचेंगे तो ये होगा, इस तरह का तो मन दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है, और जो एक ऐसा चमनिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं। यानी कि वह एक ऐसा चमनिस्तान, हमारा मन एक ऐसा चमनिस्तान है कि हमारे मन में तरह तरह के फूल बेल बूटे खिले हुए हैं। ऐसे चमनिस्तान की सर में क्या कम दिल बहलाओ। यानी कि अपने मन के अंदर अंतर मन के गहन आत्मा में ही क्या सैर करना कम चमनिस्तान है, यानी कि कम दिल बहलाव है। मित्रों का प्रेम लाभ कभी कभी इसकी 16वीं कला तक भी नहीं पहुंचा सका। यानी कि पहुंच सका, मित्रों का जो प्रेम पूर्वक सलाह इसको 16वीं सदी तक नहीं पहुंचा सका। ठीक है, यानी कि कला तक नहीं पहुंचा सकता। इसी सैर का नाम ध्यान है या मनोयोग या चित्त एकाग्र करना है, जिसका साधन एक दो दिन का काम नहीं। यानी कि अपने मन को एक तरह से बात या कि यानी कि बिना बात किए अपने आप को शांत रखना। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन या मन को शांत रखना, ये सब क्या होता है। तो यानी कि अपने आप को मन को शांत रखना, बिना किसी से मिले तब भी हम क्या है उतना ही मन विचलित नहीं हो रहा। जैसे हम लोग कुछ कहते हैं, जब तक कि किसी से बात बतिया की आदत पड़ जाए, जब तक उससे बतिया मिले तब तक लगता है कि देह में खुजली हो रहा है, मन में खुजली हो रहा है, इस तरह का। तो देखिए वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहोभाग्य। यानी कि अपने मन को स्थिर करने की कला, जिसको विजुअलाइजेशन कहते हैं, मेडिटेशन, तो मन को स्थिर कर लिए तो ये हमारा क्या होता है, अहोभाग्य होता है। ठीक है, अब देखिए एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। यानी कि एक वाक शक्ति के मात्र दमन से, यानी कि वाक शक्ति को हम लोग क्या करते हैं, वाक शक्ति बिना बतियाए हुए अगर इससे तो हम अपने आप को क्या करते हैं, दमन। यानी कि नहीं बतियाते तो मन नहीं लगता, तो यह क्या रहा, हमारा ही नुकसान होता है। अब देखिए हमारी जीवा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। हमारी जीवा क्या होता है, दम कतरनी के समान चल स्वच्छंद, जब मर्जी जो आया बक दिया पटर पटर। ठीक है, उसे यदि हमने काबू कर लिया तो क्रोधाधि बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने बस में कर डाला। यानी कि अपने अगर जीवा को यानी कि जीव को बस में कर लिया तो बड़े बड़े शत्रुओं को भी बिना मतलब कि लड़े युद्ध लड़े उसको जीत हासिल कर लिया। ठीक है ना, इसलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का साधन यावत साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर परमार्थ का एकमात्र सोपान है। यानी कि जो अवाक रहने का यानी शांत रहने का एक क्या है, भगवान का साधन, एक भगवान यानी कि परम परमार्थ का एक मात्र साधन है, सोपान है, जो क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने आप को शांत रखने में कर सकते हैं। तो चलिए आपका चैप्टर हो गया खत्म, और चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ठीक है ना, बारी बारी से इतना ऑब्जेक्टिव कर लेते, उसके बाद आगे देखिए। सबसे पहले और हाँ, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कर देंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था तो 23 जून 1844 ईस्वी में। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में। बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, कोई पूछेगा बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। बाल कृष्ण भट्ट के माता जी का क्या नाम था, बाल कृष्ण भट्ट के माता जी का क्या नाम था, तो हमारे साथ बोलेंगे पार्वती देवी। क्या, पार्वती देवी। बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम है, बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम है, बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम है, बेनी प्रसाद भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे,
तो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे, यानी कि काम क्या करते थे। तो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी क्या थे, व्यापारी थे, बिजनेसमैन जिसको बोल सकते हैं। बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई, यानी कि हम बालकृष्ण भट्ट नहीं पढ़ते उठते होंगे तो उनके मन में अध्ययन की, हाँ होगा, जिसे आपको बोलते हैं पढ़ेगा तो नौकरी लगेगा, ये होगा वो होगा, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। तो इसी प्रकार से मन में रुचि और लालसा, जैसे मान लीजिए कि आपके मम्मी कहते हैं बउआ इतना पढ़ के दो, पढ़ो तो आपको, छोटा बच्चा थे तो टॉफी देंगे, चॉकलेट देंगे, इतना पैसा देंगे, ठीक है। आप ही लोग के कोई कहेंगे कि बउआ इंटर पास करेंगे तो मोबाइल देंगे, फोन देंगे, लैपटॉप देंगे, कॉपी देंगे, किताब देंगे, हमारे यहाँ रखेंगे, कपड़ा ले देंगे, वो कपड़ा ले देंगे, ठीक है। तो ये सब, तो यानी कि बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई, तो उनकी माता पार्वती देवी। किनकी माता, तो बालकृष्ण भट्ट के माता पार्वती देवी, जो उनके मन में रुचि एवं लालसा किसकी, तो अध्ययन की जगाई, यानी पढ़ने की। बालकृष्ण भट्ट ने प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा कब दिए थे, यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा कब दिए थे, तो 1867 ईस्वी में। एंट्रेंस यानी कि पढ़ाने के लिए परीक्षा दिए थे वहां पे। अब देखिए, बालकृष्ण भट्ट ने प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य कब से कब तक किया, इनकी एंट्रेंस के एग्जाम देने के बाद 2 साल के बाद शुरू कर दिया वहां पढ़ाना, ठीक है ना। वहां पढ़ाने के लिए जो हम लोग परीक्षा देते हैं उसी प्रकार से एंट्रेंस परीक्षा दिए, और 1869 से 1875 तक वहां उन्होंने क्या किया, वहां पे पढ़ाया। अब देखिए, सन 1888 में बालकृष्ण भट्ट किस कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए, सन 1888 में बालकृष्ण भट्ट ने किस कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए, तो पाठशाला इंटर कॉलेज, सॉरी कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज, कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज, या फिर बोल सकते हैं कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में बालकृष्ण भट्ट कब अध्यापक नियुक्त हुए, तो 1888, ये भी कर सकते हैं। अब देखिए, बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि है, तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि है, तो भारतेंदु युग। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, चमक रहा होगा, तो बेनी प्रसाद भट्ट और व्यापारी, ठीक है ना। बेनी प्रसाद भट्ट यहाँ पे है और निचलका का उत्तर है व्यापारी है, ठीक है ना। अब देखेंगे बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि है, तो भारतेंदु युग। किस युग के, भारतेंदु युग के। किनकी प्रेरणा से बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ कर दिया, यानी कि किनकी प्रेरणा से, तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ कर दिया, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र एक महान कवि है हमारे, ठीक है ना। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना कब प्रारंभ किया, तो यानी कि कब प्रारंभ किया, तो 1877 में मासिक पत्र, यानी कि जो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र हुआ 1877 में निकालना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। अब देखेंगे, लाला श्रीनिवास दास के संयोक्ता स्वयंवर की कठोर आलोचना किसने और कब की, यानी कि लाला श्रीनिवास दास के संयोक्ता स्वयंवर की कठोर आलोचना किसने और कब की, तो 1886 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने। किसने की, तो 1886 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने। 100 अजान एक सुजान विधा की दृष्टि से क्या है, यानी कि इनके द्वारा लिखा गया क्या है, उपन्यास है, ठीक है ना। जो किनके द्वारा लिखा है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा 100 अजान एक सुजान क्या है, उपन्यास है, ठीक है ना। और जिनको ऑब्जेक्टिव वो क्या करेंगे, आगे देख जल्दी से लिख लेंगे, ठीक है। जिनको लिखना है लिख लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, जल्दी से लिखिए। चलिए, आप लोग उतार लिए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 15 प्रश्न तक हो गया था, 16वें प्रश्न पे आते हैं। देखिए, बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में कौन रखा, यानी कि अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में कौन रखा, तो यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या रखा, यानी कि बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील कह के बुलाते थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न, भगवान ने मनुष्यों को अनेक प्रकार की शक्तियां वरदान में दी है, उनमें से कौन सी एक शक्ति है, यानी कि अनेक शक्तियां दी है, उनमें से एक कौन सी शक्ति है, तो है एक वाक शक्ति। क्या है, एक वाक शक्ति है। किससे बातचीत का ढंग निराला है, किससे बातचीत का ढंग निराला, एक लाइन है, किससे बातचीत का ढंग निराला, तो स्पीच से बातचीत का ढंग निराला, तो उत्तर में क्या हो जाएगा, स्पीच से, ठीक है। अब देखिए, आदमी को अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने के अलावा और कौन कौन सा काम आवश्यक है, तो यानी कि खाने पीने के अलावा, चलने फिरने के अलावा बातचीत भी आवश्यक है। जो बोला गया था, बातचीत एक आवश्यक है, जिससे मनुष्य में जो भरे हुए भाप की तरह उड़ जाते हैं, यानी कि जो भी रहते कचरा कुचरा मवाद धुआं।
अब देखिए, रॉबिन्सन क्रूसो को कितने वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? रॉबिन्सन क्रूसो को कितने वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो उत्तर में हो गया 16 वर्ष। कितने वर्ष? 16 वर्ष। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किससे के मुख से एक बात सुनी थी? यानी कि रॉबिन्सन क्रूसो ने भेड़ और बकरियों के साथ साथ रहते रहते उसने एक अचानक एक बार बात सुनी थी 16 वर्ष के उपरांत। किसके मुख से? तो फ्राइडे के मुख से। ठीक है ना। किसने कहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? तो यानी कि किसने कहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? तो उत्तर में कौन कहा है? बेन जॉनसन ने कहा है। बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार, यानी कि अगर कोई मनुष्य के बारे में पूरा बढ़िया जानकारी लेना हो तो उससे बातचीत करने से ही हो सकता है। अब देखिए, किसका मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में होता है? तो इनकी कौन बोला है, किसने बोला है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में होता है? तो ये बोले हैं एडिसन साहब ने। ठीक है ना। अब देखिए, कितने कानों में पड़ी बातें खुल जाती है? एक लाइन है कि कितने कानों में पड़ी, यानी कि तो एक लाइन है 6 कानों में पड़ी बातें खुल जाती है। तो ऊपर उत्तर में हो जाएगा कुछ 6 कानों में पड़ी बातें खुल जाती है। अब देखिए, 4 से अधिक व्यक्तियों की बातचीत क्या कहलाती है? 4 से, यानी कि 4 से अधिक 5, 6, 7 की व्यक्तियों की बातचीत क्या कहलाती है? तो केवल राम रमोगुल के लिए, यानी कि केवल मस्ती मजाक फनी के लिए। ठीक है ना। अब देखेंगे, किस देश के लोगों में बात करने की हुनर है? यानी कि किस देश के लोगों में बात करने की हुनर है? तो क्या है? यूरोप देश के लोगों में बात करने की हुनर है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ होता है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी कि बोलने चालने की ढंग निराला कहाँ में है? तो यानी कि यूरोप में। अब देखिए, दमयंती स्वयंवर विधा की दृष्टि से क्या है? नाटक। और आप लोग को लेखक परिचय वाला जो वीडियो में दिए थे उसमें सारा लिख दिए थे, उसको देख के याद कर लेंगे। हम और नहीं लिखे हैं, उसमें से करीब 10 से 15 ऑब्जेक्टिव बनेंगे, उसको लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, याद कर लेंगे, लिखेंगे, याद कर लेंगे। बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लगभग कितने निबंध लिखे गए? तो लगभग 1000 निबंध लिखे गए, जिनमें 100 महत्वपूर्ण है। अब देखिए, जैसा काम वैसा परिणाम विधा की दृष्टि से क्या है? तो विधा की दृष्टि से क्या है? प्रहसन है। ठीक है ना। जैसा काम वैसा परिणाम, और 2-3 प्रहसन थे। ठीक है ना। तो यानी कि आप लोग यहाँ पे अभी जल्दी से छाप लीजिए, देख लीजिए थोड़ा सा। तो चलिए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जो भी करना है कर लीजिए, और आप लोग छाप लेंगे बढ़िया से, और क्या करेंगे? याद कर लेंगे। और थैंक यू सो मच। और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। मिलेंगे ये चैप्टर हो गया खत्म, और अगले टॉपिक के साथ अगले चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।